नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, एग्ज़ाम 2019 हिंदी। तो वास्तव में क्या है, ये है एच टेट का एग्ज़ाम। यानी ये जो है एच टेट का एग्ज़ाम जो 2019 में हुआ था, उसमें हिंदी का और लेवल 3 आप यहाँ देख पा रहे हैं, यानी पीजीटी का जो है हिंदी का एग्ज़ाम उस वो है। ठीक है, तो इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में जो है साइकोलॉजी का जो है हमने कर लिया था, और वो 30 प्रश्न अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के वीडियो लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर हमने ये चैनल वीडियो अपलोड की हुई है। तो ये अगली वीडियो है। इस पार्ट में हम करने वाले हैं हिंदी के 15 क्वेश्चन, और ये 15 क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये हमने करवा रखे हैं पहले से, एक वीडियो ऑलरेडी मौजूद है हमारे चैनल पर। और इस तरह से हम जो प्रीवियस ईयर के जितने पेपर हैं उन सब का जो है हम यहाँ करने वाले हैं वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, ये आज हिंदी का शुरू करते हैं और इसमें व्याख्या के साथ करेंगे, और जो बोर्ड ने माना है उस आंसर के अकॉर्डिंग। तो देखिए, ये आपका हिंदी भाषा है, 15 नंबर की आती है आजकल। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यानी कि वर्तनी की दृष्टि से जो अशुद्ध है उसका चयन कीजिए। पड़ोसी, सुधीजन, सफलतापूर्वक और द्रवीभूत। तो इसमें यहाँ अगर हम देखें तो हमारा राइट आंसर होगा सरलता पूर्वक, क्योंकि इसमें जो है सरलता पूर्वक में क्या है, प को बड़े ऊ की मात्रा आएगी, दीर्घ उकार आएगा। यानी ये जो ऊ है ये हमारा यहाँ ये होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न हमारा देखिए, अगला प्रश्न है, संधि विच्छेद एवं शब्द निर्माण की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। जो संधि के विच्छेद की दृष्टि से जो अलग है वो चुनना आपने। विश्व जमा ऐक्य, अधम जमा ऋण, परिह जमा कृत, तत् जमा अनंतरम। तो यहाँ पर अगर देखें तो संधि में ये जो ऐक्य है, ये जो है ऐक्य ऐसे आना चाहिए था। हमारा राइट आंसर होगा पहला, क्योंकि विश्व जमा ऐक्य होता है, ऐक्य नहीं होता, ये ऐ आना चाहिए था। तो ये यहाँ पर जो है ये पार्ट में यहाँ पर गलती है, तो ये हमारा असंगत है। तो राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। इसके बाद अगर देखें तो किस विकल्प में दो उपसर्गों का योग नहीं हुआ है। यानी कि इसमें तीन ऐसे हैं जिनमें दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, योग हुआ है, और इनमें से अलग कौन सा वो देखना है। वी व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति में क्या है, वी और उत है। व्याधि में क्या है, वी उपसर्ग है और आ उपसर्ग है। व्यापादित वी है और फिर आ है। और वैनाशिक में क्या है, केवल वी है और उसके बाद में नाश है, यानी शब्द है। यानी कि इन दोनों में क्या है, इन तीनों के अंदर जो है दो दो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, और वैनाशिक में क्या है, वी उपसर्ग पूर्वक नाश। ठीक है, विनाश ऐसे बना है। ठीक है, तो ये इसमें केवल एक ही उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखें तो यहां दिया है, किस विकल्प में अपादान तत्पुरुष का प्रयोग होता है। देखिए, तत्पुरुष अपादान, अपादान कौन सा, ये से अलग होने वाला। ठीक है, जन्म रोगी, तो जन्म रोगी का मतलब है जन्म से रोगी, यानी जन्म के द्वारा रोगी जो है वो। जल जात, जल से जो उत्पन्न है। ठीक है, जल से जो जिसका जन्म हुआ है। राजद्रोह, तो राजा से द्रोह। और पद आक्रांत, तो पद से आक्रांत। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो यहां जो है पद से आक्रांत यानी पद से अलग करना है ना, पद से अलग होना हो रहा है। और अपादन में क्या होता है, अलग होना ही होता है। तो हमारा राइट आंसर पदाक्रांत हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला देखें, 35 नंबर प्रश्न है, आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद इंगित कीजिए। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर विशेषण क्या है। तो ये है 35। ठीक है, 35 डिग्री। ठीक है, तो ये कौन सा है, निश्चित संख्यावाची विशेषण। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर संख्या है। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाची, निश्चित परिमाणवाचक और पूर्णांक बोध संख्यावाची। अगर आप यहाँ ये सोच रहे हैं कि इसका उत्तर जो है निश्चित संख्यावाची विशेषण होना चाहिए, जैसा कि प्रथम दृष्टि में, और इसी अप्रोच के साथ ये प्रश्न डाला गया कि जो कैंडिडेट हैं वो पहला ही ऑप्शन निकाल दें, पहला ऑप्शन जो है इसको सही कर दें। और इसी तरीके से ये पहला ऑप्शन है, इसको जानबूझ के यहाँ फिट किया गया है।
वास्तव में क्या है, ये 35 डिग्री सेल्सियस 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो निश्चित संख्यावाची नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री आ गया और सेंटीग्रेड, यानी ये तापमान बताता है, और तापमान की क्या होती है, संख्या नहीं होती। तापमान का क्या होता है, परिमाण होता है, मात्रा होती है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण आएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में डाले जाते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला है, किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अव का अवाच्य में क्या है, अ है, अवधि में क्या है, अव है, और अवचन में अ है, और अविनष्ट में अवि। तो यहां पर अगर देखें तो अव का प्रयोग हमें यहां पर मिल गया, तो हमारा हो जाएगा अव जमा धी, अवधि। अगला प्रश्न देखें, संज्ञाओं की दृष्टि से असंगत शब्द चुनिए। संज्ञा की यहाँ कुछ बातें दी हुई हैं संज्ञा विशेष टॉपिक से, तो उसमें जो अलग है वो चुनिए। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन में प्रयोग होती है, तो बिल्कुल सही बात है ये। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनंत होती हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। ईर्ष्या, रोग, जन्म, मृत्यु आदि यौगिक भाववाचक संज्ञाएं हैं, यौगिक भाववाचक संज्ञाएं। और व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञाओं में रूपांतरण किया जा सकता है, तो किया जा सकता है, यानी ये यौगिक का आ गया, यहाँ पर ये गड़बड़ होगी, ये हमारा असंगत है। ईर्ष्या, रोग, जन्म आदि भाववाचक संज्ञाएं तो हैं, लेकिन यौगिक भाववाचक संज्ञाएं नहीं है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में भाववाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रोसैया, छिड़काव, पछतावा और गड़गड़ाहट। तो इसमें देखें, छिड़काव में है, गड़गड़ाहट में, पछतावा में, लेकिन प्रोसैया में क्या है, भाववाचक कृत का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न देखें, संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है। संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है। उपनिषद जमा मीमांसा। उपनिषद मीमांसा यानी द है, इसको तय होकर के न हो जाएगा, तो ये में के कारण उपनिषद मीमांसा, ये भी सही है। विद्वत जमा मूर्ति, विद्वन मूर्ति, ये भी सही है। सठ जमा मास, क्षणमास, और शरद जमा माला, शरणमाला। यहां पर देखिए, यहां पर ये गड़बड़ है, सठ है यहाँ पर, जबकि होना क्या चाहिए था, ये होना चाहिए सड, सड या शट होना चाहिए था। ठीक है, तो यहां पर ये गड़बड़ हो गई, तो इसलिए क्या है, ये हमारा असंगत हो जाएगा तीसरा। अगला देखें, इनमें कौन सी भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषण शब्द से नहीं हुआ है। यानी कि विशेषण शब्द से जिसका निर्माण नहीं हुआ है, देखिए नकटा, सयाना, अपना और गोरा। यहां पर देखिए, गोरा विशेषण है, सयाना विशेषण है, नकटा विशेषण है, लेकिन अपना, अपना क्या है, अपना एक सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है, इसलिए अपनापन जो है वो सर्वनाम से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है, ये विशेषण से नहीं बनी है। राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा तीसरा। ठीक है, तो ये ठीक है। अगला देखिए, मोनू सबसे घटिया विचारों वाला लड़का है, इस वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था है। देखिए, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है मूल अवस्था, दूसरी होती है उत्तरावस्था, और तीसरी होती है उत्तम अवस्था। कैसे, मूल अवस्था जो मूल विशेषण होता है वो, उत्तरावस्था जब 2 की तुलना की जाती है तब वो कंपैरेटिव वाला, कंपैरेटिव डिग्री, और उत्तम अवस्था वो होती है जो बहुत सारों के साथ कंपेयर किया जाए या सब में एक। जैसे मनु सबसे घटिया, सबसे घटिया यानी इससे घटिया विचार वाला कोई और नहीं है, तो सबसे ज्यादा है, यानी कि ये जो जैसे होता ना, आप अंग्रेजी में करते हैं गुड बेटर बेस्ट, ठीक है ना, ये गुड बेटर बेस्ट वाला ये हाँ है, यानी कि सबसे घटिया, तो ये तीसरा आएगा, यानी कि यहाँ पर ये उत्तम अवस्था आ जाएगी। स्वतंत्र अवस्था, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था, तो ये कोई अवस्था नहीं होती, बल्कि मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था होती है, तो ये उत्तम अवस्था वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, क्रिया के संबंध में असंगत को चुनना है, यानी कि जो क्रिया के संबंध में गलत है या भिन्न है उसको चुनना है। गौण कर्म के साथ सदैव को चिन्ह जुड़ा रहता है और क्रिया से अपेक्षाकृत दूर रहता है, तो बिल्कुल सही बात है कि कर्म मुख्य कर्म होता है एक तो, और एक होता है गौण कर्म। ठीक है, गौण कर्म जो है इसके साथ क्या मिलेगा, इसके साथ को मिलेगा, जबकि मुख्य कर्म है इसका क्या प्रश्नवाचक अगर डालेंगे आप तो इसका उत्तर मिलेगा, वो उत्तर है मूल। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, पहला बात बिल्कुल सही है। हमें क्या बताना है, असंगत बताना है, जो गलत है वो बताना है। यदि वाक्य में 2 कर्म हो तो क्रिया से किसे या किसको प्रश्न करने पर क्या
पर जो उत्तर मिलता है वह मुख्य कर्म होता है। तो ये ऐसा नहीं है, बल्कि क्या होता है, इसमें क्या अगर डालेंगे और उसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, मुख्य कर्म होगा। यानी क्या डालेंगे और उसके बाद में जो उत्तर मिलेगा वो हमारा क्या होगा, मुख्य कर्म होगा। तो राइट आंसर आपको यहां से मिल गया है। ठीक है, आगे वाले ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो अगला है, जिन्हें कर्म के अतिरिक्त अन्य किसी पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती उन्हें पूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। यानी जिनमें जिन्हें कर्म के अतिरिक्त अन्य किसी पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती वो क्या है, पूर्ण सकर्मक। ठीक है, आना